Hello my students, welcome back to my channel. In the last two lectures we started reproductive health, जिसमें हमने इसका इंट्रो पढ़ लिया था. इसमें हमने बर्थ कंट्रोल मेथड्स पढ़ लिए थे. अगर आपने नहीं देखी हैं वो वीडियोस तो प्लीज़ पीछे वाली वीडियो जाके देखना. नाउ इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू फर्दर. हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था, ठीक है. अब हम MTP से स्टार्ट करेंगे. MTP इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है कि जब वॉलेंटरली या इंटेंशनली फुल टर्म से 9 मंथ से पहले अगर कोई अपने मन मर्जी से इंटेंशनली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा दे तो उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है. अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड बात करें तो हर साल 45 से 50 मिलियन MTPs परफॉर्म की जाती हैं, विच इज़ 1/5 तुम बता सकते हो कितना परसेंट. 20% ऑफ ऑल कंसीव्ड प्रेगनेंसी, उनमें से 45 to 50 मिलियंस या फिर 1/5 ऑफ दैट कंसीव्ड प्रेगनेंसी का MTP हो जाता है. ये याद रखना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इसका क्वेश्चन आ सकता है पेपर में. तो अगली लाइन क्या लिखी हुई है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी भी ये डिबेट किया जा रहा है कि एक्सेप्ट करना है MTP को, लीगलाइज़ करना है कि नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस या सोशल इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं. लोग कहते हैं नेचुरल जो चीज़ है, गॉड में जो चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट जाके कोई चीज़ रोकना, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं. इसलिए अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में डिबेट हो रहा है कि इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना. तो इसके ऊपर हम थोड़ी देर में आते हैं. पहले हम एक बार इससे नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लें. कोई MTP क्यों कराएगा? MTP क्या होता है? कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी है. अनवांटेड प्रेगनेंसी किस वजह से? कि कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है जिसमें कोई कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज़ किया था, या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ की थी उसका फेलियर हो गया है, या फिर इन द केसेस लाइक रेप्स वगैरह, तो उसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी से रेड लेने के लिए तो MTP की जाती है. MTP ज़रूरी होती है उन केसेस में जहाँ पे अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू की गई तो वो बच्चे के लिए और मदर के लिए, दोनों के लिए फेटल है, कि बच्चे को कोई दिक्कत है या मदर को आगे कोई दिक्कत हो सकती है, तो उस केस में इसको करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है. तो जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने लीगलाइज़ किया था MTP को 1971 में, पर ये नहीं कि कोई भी जाके करा सकता है. बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस में अंदर इसको लीगलाइज़ किया था ताकि इसका मिसयूज़ ना हो. मिसयूज़ इन द केसेज ऑफ जो इनडिस्क्रिमिनेट या इलीगल फीमेल फिटिसाइड होता है कि पता लगा कि फ़ीमेल है, उसको जाके MTP करा लिया या अबॉर्ट करा लिया, वैसे केसेस में नहीं, ठीक है. बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन में कि अगर कोई प्रॉब्लम है फीमेल को या उसके बच्चे को, आने वाली ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो ही करा सकता है. तो इसका अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, क्योंकि जितने ताले उतने चाबियाँ, लोग इलीगली फिर भी कराते हैं. तो इसका अमेंडमेंट एक्ट आया 2017 में, जिसमें ये था कि ताकि जो इंसिडेंसेस हैं इलीगल अबॉर्शंस के और कॉन्सिक्वेंट जो मैटरनल मॉर्बिडिटी होती है, डिजीज़, उससे रिलेटेड जो इंसिडेंसेस थे उसको कम करने के लिए कुछ नए चेंजेस लाए गए इस एक्ट के अकॉर्डिंग. कि जो MTP है वो कुछ सर्टेन ग्राउंड्स के अंदर ही परफॉर्म की जा सकती है. कि जो अगर पहले फर्स्ट 12 वीक्स के अंदर है, विद इन 12 वीक्स अगर करवा रहा है कोई MTP, विद इन 12 वीक्स दैट इज़ 3 मंथ्स, तब तक थोड़ा सेफ भी होता है. तो 1 डॉक्टर की क्या चाहिए, एडवाइस चाहिए, सिर्फ 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए. पर इससे जो अगर ज़्यादा हो जाती है, मोर देन 12 वीक्स है बट फ्यूअर देन 24 वीक्स, उसमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की चाहिए हमारे को ओपिनियन, फिर उसके बाद ही होगा. और किस किस ग्राउंड पे टर्मिनेशन हो सकता है, यानी कि कोई भी करा ले जाके, कि अगर प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएशन हो रही है तो उसकी वजह से जो मदर की जो लाइफ है या फिर उसको आगे चल के कोई फिजिकल या मेंटल इंजरी हो सकती है, या फिर जो बच्चा जो पैदा होगा वो फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मैलिटीज़ के साथ पैदा होगा और वो सीरियसली हैंडीकैप होगा, तभी उसको किया जा सकता है. MTP को फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ माना जाता है, वही 3 मंथ्स तक, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद. उसके बाद बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बन चुके होते हैं बॉडी में. उसके बाद MTP का इसके एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स जो ऑब्जर्व किए गए हैं कि जो MTP हैं वो लोग डॉक्टर्स नहीं करते, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्योंकि लीगल नहीं है तो वो कहीं भी किसी भी झोला छाप डॉक्टर से अनक्वालिफाइड क्वैक से जाके करा लेते हैं, जो ना तो सिर्फ अनसेफ होती है और फेटल भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है. दूसरा अनदर जो डेंजरस ट्रेंड जो ऑब्जर्व किया गया है कि जो एमनियोसेंटेसिस है, उससे बच्चे का पहले सेक्स पता लगाते हैं कि फीमेल होगी, तो फिर उसको हम क्या करा देंगे, MTP करा देंगे, विच इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ लीगल, दैट इज़ इलीगल है ये. उसके बाद इन प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डेंजरस हो सकती हैं बच्चे के लिए भी, यंग मदर और फीटस दोनों के लिए. अगर हम काउंसलिंग करें कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस को अवॉइड करो, MTP इज़ नॉट अ ऑप्शन, तुम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करो, इतने सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, तुम उनको यूज़ करो, ठीक है. तो अनप्रोटेक्टेड कोइटस अवॉइड करें और उनको ये बता के कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जान भी जा सकती है लीगल अबॉर्शंस की वजह से, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके. तो हम इस जो भी अनहेल्दी ट्रेंड है, जो हमने 2 ट्रेंड्स पढ़े कि एमनियोसेंटेसिस करवा देते हैं या फिर अनक्वालिफाइड क्वैक से करवा लेते हैं, तो उस जो भी मेथड्स हैं ये भी अनहेल्दी ट्रेंड्स हैं, उनको रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है.
उसके बाद है नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं जो ट्रांसमिट होती है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, या इन सारी को मिला के STIs भी बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है वेनीरियल डिजीजेस, VD, ठीक है, या फिर इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। बट सारी RTIs तो STI होते हैं, पर सारी STI RTI नहीं होती, जैसे कि हेपेटाइटिस भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एंड दूसरा है हमारे पास एड्स। उसके बाद गोनोरिया, साइफिलिसिस, ये देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है। अब इसमें कौन कौन सी है, गोनोरिया, साइफिलिसिस और क्लेमाइडियासिस, ये जो 3 हैं, गोनोरिया में लिख देती हूँ, साइफिलिसिस और क्या है, क्लेमाइडियासिस, ये तीनों जो हैं ये बैक्टीरियल हैं। बैक्टीरियल, बी से बैक्टीरियल समझ जाना। जेनाइटल वॉर्ड्स, हर्पीज, HIV एंड हेपेटाइटिस B, ये जो सारी हैं सारी वायरल हैं। एक जो हमारी ट्राइकोमोनियासिस लिखा हुआ है, ये प्रोटोजोन है, ओके। और ये हेपेटाइटिस B, ये सारी डिस्कस की गई हैं। HIV लीडिंग टू एड्स, ये कुछ कॉमन STI हैं और बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसको हम चैप्टर 7 दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। जो हेपेटाइटिस B है और HIV है, ये दूसरे मेथड से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ही हो। बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लड के थ्रू होता है, मतलब सॉरी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स के से फैलता है ना। तो कई बार क्या होता है कि जैसे किसी को एड्स है, अगर मान लो वही वाली सिरिंज किसी और में यूज़ कर दी, या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें ब्लड या कुछ लगाओ तो वो दूसरे में अगर यूज़ कर दिए तो वहाँ से भी फ्लूइड टू फ्लूइड ट्रांसफ़र की वजह से भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ही हो, ठीक है। 3 डिजीज़ हैं, 3H करके याद रखना, हेपेटाइटिस B, मैं एक बार लिख देती हूँ, HIV और हर्पिस। ये जो 3H वाली डिजीज़ हैं ये इनक्योरेबल है, इनको क्योर नहीं किया जा सकता। बाकी की जो जितनी भी लिखी हुई हैं वो सारी क्योरेबल हैं अगर उनको अर्ली डिटेक्ट किया जाए और उसको बेटर क्योर अगर स्टार्टिंग में ही कर दिया जाए तो। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, हर्पिस और HIV इन्फेक्शन जितनी भी हैं वो सारी क्योरेबल है अगर उनको अर्ली डिटेक्ट किया जाए और प्रॉपर्ली इसको ट्रीट किया जाए, ठीक है। जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा माइनर से सिम्टम्स होते हैं जितने भी हमने ये डिजीजेज लिखी हैं, जैसे कि क्या होगा, ईचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज हो गया, जो नॉर्मली भी देखा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि सबको होगा, तो वो इसको इग्नोर कर देते हैं लोग कि नहीं इतना सीरियस नहीं है। और फीमेल्स तो अनइन्फेक्टेड ही रहती है, सॉरी जो इन्फेक्टेड फीमेल्स हैं वो एसिम्टोमेटिक रहती हैं, उनको डिटेक्ट करना भी इतना ईजी नहीं रहता फॉर लॉन्ग, ठीक है। और जो क्या होता है बहुत ही रेयर, बहुत ही कम सिम्टम्स होते हैं, इतने सिग्निफिकेंट सिम्टम्स नहीं होते अर्ली स्टेजेस पे, तो जिसकी वजह से लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाते और उनकी जो अर्ली ट्रीटमेंट है या अर्ली डिटेक्शन है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कुछ लेटर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। उसके लिए ट्रिक है PACE इज़, दैट इज़ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर या डिजीज़, एबॉर्शन, C से कैंसर भी हो सकता है, E से एक्टोपिक प्रेगनेंसी, I से इनफर्टिलिटी और S से स्टिल बर्थ, की जो बच्चा अगर उनका पैदा होगा तो उससे मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, ठीक है। तो एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से, और साथ साथ लोगों को ये सोशल स्टिग्मा भी है कि अगर हमारे ये पता लग गया कि हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो उनको सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी, उनको बिल्कुल अलग कर देगी। तो सोशल स्टिग्मास भी अटैच हैं STI से, जिसकी वजह से लोग शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन होती है उनको कि जाने, उनको अगर ये सिम्टम्स दिख भी रहेंगे वो नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेटर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिससे बचना और मुश्किल हो जाता है। ऐसे कि बताया पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा मेजर थ्रेट है किसी भी हेल्दी सोसाइटी के लिए, इसलिए इसका जो प्रिवेंशन है अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका एक प्राइम कंसिडरेशन था हमारे RCH में कि इनका डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली क्योर हो सके। हर कोई एज ग्रुप का जो पर्सन है वो वल्नरेबल है इस इन्फेक्शन से, बट जो सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंसेस हाई देखे गए हैं वो 15 से 24 साल के इंडिविजुअल्स में देखे गए हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप में इतनी नॉलेज नहीं होती और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी, क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उन जो एज ग्रुप में ज़्यादा वल्नरेबिलिटी रहती है इन्फेक्शन से। बाकी हो तो किसी भी एज में सकती है, कोई पैनिक की बात नहीं होती क्योंकि प्रिवेंशन पॉसिबल है। क्या क्या प्रिवेंशन है कि जो अननोन पार्टनर है मल्टीपल पार्टनर के साथ अवॉइड करना चाहिए इंटरकोर्स को, और जब भी कॉइटस वगैरह हो तो कॉन्डम यूज़ होना चाहिए क्योंकि कॉन्डम हमारे STI से प्रिवेंट करते हैं। अगर लग रहा है, डाउट हो रहा है कि कोई STI का सिम्टम लग रहा है बॉडी में या कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकती है तो उसको क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए अर्ली डिटेक्शन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, अगर डायग्नोज हुआ है उसको इन्फेक्शन। शर्माने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनफर्टिलिटी इज़ इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन इन दिस चैप्टर। तो लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया वो कैसे हैं, इनफर्टाइल हैं, क्योंकि वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे इन स्पाइट ऑफ हैविंग एन प्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, वो दे कैन नॉट कंसीव,
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो बहुत सारी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल, बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज़ कोई ड्रग्स की वजह से, या इम्यूनोलॉजिकल या इवन साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा किसको ब्लेम किया जाता है, फीमेल्स को। इफ़ द कपल इज़ चाइल्डलेस, अगर उनके बच्चे नहीं हो रहे तो सीधा सीधा फीमेल पे ही ब्लेम जाता है कि उसी में कोई प्रॉब्लम होगी, पर कई बार मेल पार्टनर में भी प्रॉब्लम लाई कर सकती है। तो स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट्स बनाए हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं आजकल बहुत सारे, जो डायग्नोस करते हैं और करेक्टिव ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। पर कई बार करेक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रही, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, तो बहुत सारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, IVF वगैरह, जो उन कपल्स को हेल्प करेगी टू हैव चिल्ड्रन। ठीक है, वैसे तो करेक्ट करने की कोशिश करेंगे दवाइयों वगैरह से। अगर नहीं ठीक हो पा रहा तो फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा सकता है टू हैव चिल्ड्रंस। फिर उसके बाद जो इसमें ये है, अब देखो जो ARTs होती हैं उसमें दो तरह की जो फर्टिलाइजेशन है, या तो इन वीवो कराएंगे या इन विट्रो कराएंगे, इन विट्रो और इन वीवो। ठीक है, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड बॉडी लैब्स में जो फर्टिलाइजेशन हो रही है, जो फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, वो आउटसाइड द बॉडी हो रही है लैब कंडीशंस में, तो उसको हम इन विट्रो बोलेंगे। इन वीवो कब बोलेंगे, जब इन बॉडी हो फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग इनसाइड दी बॉडी, उसको इन वीवो बोलेंगे। मैं एक बार तुम्हारे को सारे नाम बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर आती है जाइगोट, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट, उसके बाद आएगा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, उसके बाद इसमें आएगा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इन वीवो में हमारी कौन कौन सी आती है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ही आता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, तो अभी इसको एक एक करके पढ़ेंगे, पर ये ध्यान रखना है, ये जो तीन है जिफ्ट, IUT और ICSI, ये इन विट्रो में आती है, और गिफ्ट AI जो आती है वो इन वीवो में आती है। कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा यही आ जाता है कि इनमें से इन विट्रो या इन वीवो कंडीशंस कौन सी हैं। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, सिमिलर कंडीशंस बनाई जाती हैं बॉडी की तरह, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है। फिर उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है, फिर अर्ली जाइगोट या एम्ब्रियो को, जाइगोट को या अर्ली एम्ब्रियो को बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो वाइफ से या डोनर से ओवा लेते हैं और स्पर्म लेते हैं, या तो हस्बैंड या डोनर से, उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उससे जाइगोट बनाया जाता है अंडर साइमुलेटेड कंडीशन, मतलब जो बॉडी की कंडीशन है उसको लैब में क्रिएट करके। फिर जो जाइगोट है या अर्ली एम्ब्रियो है, अगर 8 ब्लास्टोमेर का ध्यान रखना, तो वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो उस टेक्निक को बोलेंगे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, जाइगोट डाल रहे हो या 8 सेल तक की स्टेज डाल रहे हो, तो वो किस में जाएगी, फेलोपियन ट्यूब में जाएगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, जिफ्ट। पर अगर 8 से ज़्यादा वाली स्टेज है, 8 ब्लास्टोमेर से ज़्यादा वाली स्टेज, तो फिर हम उसको सीधा डायरेक्टली यूट्रस में डालेंगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। फिर एम्ब्रियो जो इन वीवो बनते हैं बॉडी के अंदर ही, ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफ़र टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। ठीक है, Sometimes a woman cannot produce a gamete but can provide suitable environment for the fertilization, तो उस कंडीशन में गैमेट को ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, जिसको हम गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र बोलते हैं। ठीक है, एक हमारी जो ICSI बताई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो बना है, एम्ब्रियो बनता है लैब में, फर्टिलाइजेशन होती है वो लैब में होती है, जो स्पर्म है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम में इंजेक्शन की मदद से। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, तो इंजेक्शन की मदद से डायरेक्टली स्पर्म को एग के साइटोप्लाज्म में डाल दिया जाता है। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनेबिलिटी टू मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, अगर कई बार जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका स्पर्म काउंट कम है जो इजैक्यूलेट में, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करेक्ट किया जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाएगा। अगर वजाइना में कर रहे हैं तो AI, अगर हम उसको यूट्रस में कर रहे हैं तो उसको हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी बोलते हैं। तो IUI और IUT में कंफ्यूज मत होना। IUT में क्या कर रहे थे हम, 8 ब्लास्टोमेर से ज़्यादा वाला जो था एम्ब्रियो उसको हम डाल रहे थे, पर इसमें इंट्रा यूटेराइन में हम क्या कर रहे हैं, स्पर्म आर्टिफिशियली इंसर्ट कर रहे हैं यूट्रस में, तो उसको इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोल रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेक्निक्स हैं, पर ये जो सारी होती हैं टेक्निक्स, इनको हाई प्रिसीजन चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा हैंडलिंग, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं इसको। और ये बहुत सारी प्रेजेंट अवेलेबल इन ओनली फ्यू कंट्रीज़, कुछ ही कंट्रीज़ में अवेलेबल है। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज़ अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ कपल, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है तो हर कोई इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो अल्टीमेट जो एम है इन सारी जो ARTs जो हमने पढ़ी वो है टू हैव अ चाइल्ड। तो और इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्फन हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, डेस्टिट्यूट पुअर बच्चे हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मेच्योरिटी तक अगर उनकी ध्यान ना रखा जाए। और हमारी जो लॉ है वो परमिट करती है लीगल अडॉप्शन को, तो जो बेस्ट मेथड है
for couples looking for parenthood is adoption. ठीक है, क्योंकि उनको जो गरीब बच्चे हैं, बिन माँ बाप के बच्चे, उनको एक परिवार मिल जाएगा, ख्याल रखने वाला कोई मिल जाएगा और उन माँ बाप को बच्चा मिल जाएगा, तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता. सो दैट वाज ऑल. ठीक है, इसकी समरी एक बार रीड कर लेना, बाकी वही सब कुछ होगा. एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर. Okay, till then, take care. Bye bye. Keep learning. If you like the video, if you watch my videos, kindly subscribe to my channel.